हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। और दिस इज़ मी राहुल एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द पबेट पीडिया करंट अफेयर मैगजीन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। तो 2022 के पहले मंथ की मैगजीन हम यहाँ पर कवर करेंगे, जो हेल्पफुल है आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के लिए। अगर आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दे रहे हैं जहाँ पर करंट अफेयर्स इन्वॉल्वमेंट है, उसका करंट अफेयर्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो यू कैन ऑब्वियसली गो थ्रू दिस मैगजीन। तो दिस इनिशिएटिव इज स्टार्टेड बाय मी, और यहाँ पर जून 2020 से ये इनिशिएटिव शुरू हुआ था, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बहुत टाइम से ये चीज़ कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहले कंटेंट्स जो आप मैगजीन में देख पा रहे हैं, मैं एक ओवरव्यू दूंगा। अगर आपको पूरी मैगजीन रेफर करनी है, यू कैन ऑब्वियसली ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर द पीडीएफ एक्सेट्रास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक न्यूज़ में था, या यूं कहें जो टॉपिक आपको पता होना चाहिए, वो है गवर्नेंस 4.0। तो गवर्नेंस 4.0 से पहले 1.0 क्या होता है, 2.0 कैसे कहते हैं, 3.0, 4.0। सो आपको ये सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए, सो दैट आपको ये चीज़ हेल्पफुल हो सके जब आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, और आप उस चीज़ को लिंक कर सकें अलग अलग टॉपिक से, और कैसे आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, इन जार्गन्स को अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एजाइल गवर्नेंस, ये भी जो कॉन्सेप्ट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वजह से ये न्यूज़ में था। वहाँ पर कुछ बात हुई थी कि एजाइल गवर्नेंस को हम कैसे डील करेंगे, क्या ये आपके लिए है। तो उस तरीके की चीज़ यहाँ पे मैंने इसमें मैगजीन में कवर की हुई है। सो अगर आप ओवरव्यू देखें यहाँ पे सिंपली, तो गवर्नेंस के बहुत सारे पॉइंट हैं। जैसे 1.0 में जो बेसिक कीवर्ड है वो है आपका कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो पीरियड था, वहाँ स्ट्रॉन्ग लीडर का जो रूल था, उन चीज़ों को हम कहते हैं गवर्नेंस 1.0। ये लाइवमेंट का आर्टिकल है, वहाँ से मैंने ये कवर किया है। सो दैट्स वाई यू कैन सी लाइवमेंट, हैशटैग लाइवमेंट, ठीक है। गवर्नेंस 2.0 ये कब कहा जाता है कि दिस मॉडल इमर्ज्ड एट द एंड ऑफ 1960s। तो अब यहाँ पे आप लिंक कर सकते हो कि भाई न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हम इसमें बात कर सकते हैं। री इन्वेंशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम की बात है, या फिर जब आप बात करते हो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप क्या है, तो उसके इवोल्यूशन में भी आप देखते हो कि दैट देयर इज अ कीवर्ड कॉल्ड शेयर होल्डर कैपिटलिज्म। शेयर होल्डर कैपिटलिज्म का मतलब है कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी कैसी हो जाएंगी, वेल्थ क्रिएशन की तरफ फोकस होगा, जैसे इस बार इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा था, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये गवर्नेंस 2.0 है। गवर्नेंस 3.0 इज ऑल अबाउट द क्राइसिस मैनेजमेंट, जहाँ पे क्राइसिस को मैनेज करने के ऊपर फोकस रहता है, एंड इस फोकस की वजह से हम यहाँ पे ट्रायल एंड एरर अप्रोच वगैरह लगाते हैं, जहाँ पे अलग अलग चीज़ों को यूज़ करते हैं। हैप हैजार्ड मैनेजमेंट होता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। क्राइसिस बेसिकली है, उसको मैनेज करने के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें साइड लाइंड हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब कोविड की सिचुएशन आई थी पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में पर से, तो उस टाइम पर भी जो गवर्नेंस 3.0 वाला टाइम एक तरीके से आ गया था, बिकॉज हमारा जो फोकस था वो पेंडेमिक को रोकने पर था, गवर्नमेंट का फोकस जो है वो वहाँ पर था। तो गवर्नेंस 3.0 इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट वेयर क्राइसिस मैनेजमेंट इज एट द फोकस। सो दिस इज देयर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नेंस 4.0, जहाँ पर आपका जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान है वो रिप्लेस करता है करंट शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट को। तो लॉन्ग टर्म जब व्यू आता है तब हमारे पास होता है गवर्नेंस 4.0। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू गो थ्रू दिस आर्टिकल। अपार्ट फ्रॉम दैट एजाइल गवर्नेंस, तो ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उसको डिफाइन किया जाता है कि एक ऐसा यहाँ पर मॉडल है एज एडेप्टिव ह्यूमन सेंटर्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल पॉलिसी मेकिंग। ये सारी चीज़ें मिशन सेंट्रिक कस्टमर फोकस्ड, ये सारे इसमें कीवर्ड जो है, बातें अच्छी अच्छी आपको लिखनी है। बेसिकली यहाँ पर सिस्टम थिंकिंग का यूज़ होता है, जो डिटरमाइन करती हैं डिफरेंट, यू कैन से, जहाँ पर सिस्टम में जैसे आप सिस्टम थ्योरी पढ़ते हो वैसा ही है। और ये मैंने यहाँ पर इसलिए और कवर किया है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे क्या आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं कि 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि एजाइल अप्रोच को यहाँ पे बात की गई, एजाइल अप्रोच की बात की गई, एंड दैट्स व्हाई वी हैव कवर्ड दिस थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट
जो एग्जाम्पल है एजाइल गवर्नेंस का, उसमें आप देख सकते हो रिसेंटली एक इनिशिएटिव आया था रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो ये इनिशिएटिव क्या करता है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो लेट्स से, तो अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद उसको टेस्ट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म आप क्रिएट करोगे, तो अगर आप डायरेक्ट पब्लिक में चले जाओगे और पता चला कि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट के टाइम पर कोई इशू आ गया, तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में फिर आपको जब अगली बार आप उसे इम्प्रूव करोगे तो वो पब्लिक आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होगी, बिकॉज उनको लगेगा पब्लिक को दैट पिछली बार भी कुछ नहीं हुआ था एंड दिस, वो ट्रस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, है ना। सो दैट्स वाई, और टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वहाँ से आपको भी फीडबैक मिलेगा अगर आप कोई डेवलप कर रहे हो कोई प्लेटफॉर्म कोई सॉफ्टवेयर वगैरह। सो वो जो टेस्टिंग वाली चीज़ है उसको किया जा सकता है एट द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन बाय रिलैक्सिंग द रेगुलेशन इन स्पेसिफिक हाईली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मान लो कि आपने मान लो कोई मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कुछ चेंजेस आ सकते हैं सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में वगैरह वगैरह, तो डायरेक्ट अगर उसको इंप्लीमेंट कर दोगे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बड़े साइड इफेक्ट या बड़े इश्यूज देखने को मिल जाए। सो दैट्स वाई क्या किया जाता है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में उस चीज़ को एक्सपेरिमेंटल लेवल पर चेक किया जाता है और उसकी हेल्प से हम फिर उसको बाद में मतलब समझ सकते हो पायलट प्रोजेक्ट काइंड ऑफ थिंग। तो इसको हम कहते हैं कि एजाइल गवर्नेंस में ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिलिनिएट एवरी आर्टिकल, जस्ट आपको समझना है दैट यस दीज आर द आर्टिकल्स दैट यू विल गेट इन दिस मैगजीन ऑफ अराउंड 50 पेजेस, 48 पेजेस आर देयर। सो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन ये मैंने यहाँ पे अलग से क्यों सर्च करके और क्यों ये चीज़ इनकॉर्पोरेट की है कि क्यों मैंने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े थे विद रिस्पेक्ट टू फ्लेक्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द हेडिंग कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स। रीज़न ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पंजाब का जो पोल जो होना था, पंजाब में वोटिंग होनी थी, उसको डिले कर दिया था। क्यों कर दिया था, बिकॉज ऑफ डिमांड्स। और ऐसा रेयर इंसिडेंट है ये, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जनरली जो है ऐसे कोई भी डिमांड वगैरह, पहली बात तो डिमांड भी ऐसी नहीं आती क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो कोई इतनी डिमांड नहीं करता। और इसके अलावा भी क्या होता है कि वो एक फिक्स एक रहता है ना, पत्थर की लकीर टाइप। बट यहाँ पे क्या हुआ कि पोल जो है वो पोस्टपोन किए गए, खुद ही इलेक्शन कमीशन ने डेट्स आगे बढ़ा दी। पहले 14 फेब को होना था, वो आगे बढ़ा के 20th कर दिया गया था। सो दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग, फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। एंड सिमिलरली मेंटोर प्रोग्राम जो है इन दिल्ली गवर्नमेंट का, उसको भी यहाँ पे न्यूज़ में वो भी था क्योंकि वहाँ पर भी कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए। तो ये स्पेसिफिक चीज़ें जरूरी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया क्या कर दिया। तो पबेड के नज़रिए से ये चीज़ें, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। एंड फ्लेक्सिबिलिटी में कौन कौन से अप्रोच होते हैं, कैसे पुराना जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था क्लासिकल, वो फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस नहीं करता था, लेकिन आज क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन भी फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस कर रहा है। उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स, जो रिसर्च पेपर वगैरह जो जहाँ से भी मुझे मसाला मिला, वो मैंने यहाँ इस मैगजीन में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। सो यू कैन रीड दैट एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, तो डाइल्यूशन ऑफ लोकायुक्ता इन केरला, तो केरल गवर्नमेंट एक लेकर आई है ऑर्डिनेंस, और उस ऑर्डिनेंस में, उस लॉ में वो बात कर रहे हैं कि लोकायुक्त की जो पावर है उसको वो डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो एक गलत बात है। बिकॉज लोकायुक्त इज समथिंग जो सेकेंड एआरसी ने भी रिकमेंड किया था। इस पर बहुत सारा आपको लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में बैकग्राउंड पता ही है, दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग द अकाउंटेबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस वजह से ये डाइल्यूशन आपको पता होना चाहिए, और उस डाइल्यूशन को आपको लिंक करना है आपके टॉपिक से कि कैसे जो है आपका ये कंट्रोल, और कैसे एक अकाउंटेबिलिटी का एक मेजर है, एक पैरामीटर है, और कैसे अकाउंटेबिलिटी जो है वो किस तरीके से आप कह सकते हो अकाउंटेबिलिटी में जो आपने पढ़ा है चीज़ें कि मोहित भट्टाचार्य में या बाकी सारी बुक्स में जो भी आपने अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड पढ़ा है, उसको आप समझिए, उसको समझिए कि कैसे अकाउंटेबिलिटी इज नथिंग बट द डोमेस्टिकेटिंग द पावर जो होती है वो बहुत ही वाइल्ड हो सकती है ना, खूंखार हो सकती है, एंड यू हैव टू डोमेस्टिकेट दैट पावर, एंड दैट्स वाई अकाउंटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से कीवर्ड आपको सारे रिकॉल हो जाने चाहिए, सो दैट कभी भी आप अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करो तो ऐसे आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ। सो दिस इज देयर
केरला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक के अंदर IRDAI जो है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने प्रपोज किया अ सेपरेट रेगुलेटर फॉर हेल्थ केयर सेगमेंट। तो ये भी एक रेगुलेशन से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आया, बिकॉज रेगुलेशन इज समथिंग दैट इज गिवन अंडर द टॉपिक कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। और रेगुलेशन में कुछ दामोदर कमेटी और उसमें क्या रिकमेंडेशन थी, उन रिकमेंडेशन को किस तरीके से आप याद रख सकते हो। रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी होनी चाहिए, मिनिमम रेगुलेशन होना चाहिए, रेगुलेशन शुड नॉट बिकम स्ट्रेंगुलेशन, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपको आइडिया रहना चाहिए कि आप इनको अपने आंसर्स में लिख सको, यूज़ कर सको कि भाई ऐसा भी कुछ हो रहा है, रेगुलेशन में भी कुछ है। सेकेंड ARC ने रेगुलेशन पर क्या कहा था? सेकेंड ARC ने कहा था कि दैट मिनिमम रेगुलेशन इज द बेस्ट रेगुलेशन, है ना। सेल्फ रेगुलेशन इज द बेस्ट रेगुलेशन एंड दैट्स व्हाई वी हैव सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज एज वेल, है ना। जैसे आपको देखने को मिलता है कि जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी वगैरह हैं, है ना, तो ये सारी सेल्फ रेगुलेशन से काम करती थी। इससे पहले मीडिया जो है, जो डिजिटल मीडिया है, दैट इज़ ऑल्सो सेल्फ अकाउंटेबल और सेल्फ रेगुलेशन इज़ देयर, वॉज देयर। ओके, तो अभी तो चेंज हो रहे हैं, उसमें सेल्फ रेगुलेशन को भी कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया जा रहा है और एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म लाया जा रहा है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रेगुलेटरी फंक्शन और पर्सपेक्टिव एज वेल। ओके, सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे रेगुलेशन में आप और भी चीज़ें सोच सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले मैं खुद एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, एंड एक बहुत ही मशहूर आपको टीचर आप जानते होंगे, आतिश सर, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी उस वीडियो में। एक वीडियो था तो उसमें उन्होंने एक बोला था दैट इन इंडिया वी नीड रेगुलेशन ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री, है ना। कोचिंग की जो इंडस्ट्री बनी हुई है, सो दैट नीड्स अ रेगुलेटर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप मतलब ये चीज़ें आपको आपकी जब आप किसी चीज़ के बारे में डीपली सोचते हो, उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, समझते हो, तब आपको ये चीज़ें समझ आती है दैट यस, आप इतना कोचिंग हम इतना उसमें रहते हैं माहौल में, बट द थिंग इज कि वहाँ पे भी तो रेगुलेटर की ज़रूरत है। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप लिखते हो आंसर्स, तो आपको ऐसे चीज़ों को यूज़ करना है कि PPP जो इतना बड़ा मॉडल चलता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वी डोंट हैव रेगुलेटर ऑफ PPP, वी डोंट हैव रेगुलेटर इन एजुकेशन सेक्टर लाइक कोचिंग इंडस्ट्री। जैसे इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिली। सो इस तरीके से आप समझ सकते हो दैट रेगुलेशन इज समथिंग जो बहुत ही अच्छी चीज़ है ना। तो आप ऐसे लिंक कर सकते हो कि भाई रेगुलेशन इज समथिंग हेल्थ सेगमेंट में लाया जा रहा है, ऑब्वियसली ज़रूरत है, कोविड के टाइम में वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दी BBC की फंडिंग। तो जब आप बात करते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की और उसके अंदर बात होती है फ्रीडम ऑफ प्रेस की, तो यहाँ पर आपको इंडिया और ब्रिटेन या यूके को कंपैरिजन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन आपने पढ़ा ही होगा आपके CPA के अंदर, बट जो भी ये न्यूज़ होती हैं छोटी छोटी, जैसे हम हर मंथ में 1-2 आर्टिकल यहाँ पर देख लेते हैं, चाहे वो इंडिया वर्सेस इंडिया एंड USA का कंपैरिजन हो, है ना, या फिर इंडिया और चाइना का हो, इंडिया और UK का हो, इंडिया और फ्रांस का हो, इंडिया और जर्मनी का हो, इटली का हो, इंडिया हांगकांग का हो। तो कोई भी ऐसी मतलब नॉर्मल जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, उसमें कहीं पर भी कुछ होता है तो हम उसको यहाँ पे कवर करते हैं, और सो दैट वी कैन यूज़ इट इन आवर एग्जामिनेशन। चाहे इंडिया नेपाल हो या कुछ भी, हमने कवर किया हुआ है बहुत सारी चीज़ें कि इंडिया नेपाल में जो कंपेयर किया था कि वहाँ पर भी जो जजेस वगैरह हैं वो हड़ताल पर चले गए थे, इंडिया में भी ऐसा हो गया था, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए और हेल्प करती हैं ये चीज़ें कहीं ना कहीं। अगर आपका कहीं पर आप इन चीज़ों को एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हो, आपके पबेड में तो कर सकते हो, अदरवाइज आपके इंटरव्यू वगैरह में ये आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, ब्रॉड आपको व्यू देगा, सो दैट आप आपके पबेड के आंसर्स को थोड़ा सा डीपली एनालाइज कर सको। इसके अलावा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फिस्कल मार्क्समैनशिप, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी बात यहाँ पे की है। फिस्कल मार्क्समैनशिप क्या होता है और कैसे यहाँ पर प्रिडिक्शन जो है, जो हम देखते हैं कि बजट एस्टिमेट्स आते हैं, एडवांस्ड एस्टिमेट्स आते हैं और फिर रिवाइज्ड किया जाता है और फिर एंड में फिर से एक बार एस्टिमेट आता है ना।
तो इस तरीके से बहुत सारे एस्टिमेट्स आते हैं। बजट जो है वो पूरा मैथ्स का ही खेल होता है, वहाँ पर सारा डेटा और फैक्ट्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों में जो प्रिडिक्ट अभी कर रहे हैं और बाद में जो अचीव होगा उसके बीच का जो गैप है अगर वो कम है तो हम कहते हैं कि देयर इज़ अ फिस्कल मार्क्समैनशिप। लेकिन अगर वो गैप ज़्यादा है तो हम कहते हैं देयर इज़ अ लैक ऑफ फिस्कल मार्क्समैनशिप। अगर कहा जा रहा है कि फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहेगी, कम रहेगी और ज़्यादा हो जाती है तो फिर हो जाता है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ फिस्कल मार्क्समैनशिप। तो ये जो प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन ही एक गवर्नेंस का भी एक क्या कह सकते हो कंपोनेंट है। गुड गवर्नेंस का एक कंपोनेंट ये भी है कि गुड गवर्नेंस जो होती है वो प्रिडिक्टेबल होती है ना। तो जब भी अगर कोई साइको आपका डिक्टेटर अगर कहीं होता है, कोई कहीं पे भी कोई साइको डिक्टेटर बन जाता, साइको तो डिक्टेटर तो साइको ही होते हैं, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी डिक्टेटर है और एक कोई साइको डिक्टेटर है मान लो, तो क्या होगा कि वहाँ प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं रहेगी, वो कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है। सो दैट इज नॉट गुड गवर्नेंस, है ना। नहीं तो वो कहेंगे, कोई भी डिक्टेटर अगर ये कहे कि आज कोई हंसेगा नहीं बिकॉज आज शोक का दिवस है, ऐसा कुछ है, तो वो एक गुड गवर्नेंस नहीं है। बिकॉज अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है, कभी भी कहीं पे भी हमला कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। सो ऐसे आपको चीज़ें समझनी कि कैसे आप इसको लिंक कर सकते हो, कैसे आप इसको फैक्ट से लिंक कर सकते हो। और फैक्ट आप जानते हो दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डिसीजन मेकिंग एज पर आपका हर्बर्ट साइमन ने ये चीज़ बोली थी। तो वो सारी चीज़ें डायग्राम के थ्रू आपको इस मैगजीन में नीचे देखने को मिलेगी, तो वो चीज़ है। इसके अलावा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन IAS कैडर रूल्स 1954, इससे रिलेटेड आर्टिकल आए थे, तो आप यहाँ पर भी पढ़ेंगे इसके बारे में। कोई नया टॉपिक नहीं है, कहीं भी मैगजीन में, किसी भी मैगजीन में ये आपको मिल जाएगा, बट जो लिंकिंग वगैरह है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, तो कर्नाटका के जो CM साहब हैं उन्होंने अपॉइंट किया मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये चीज़ जो है कोविड के टाइम पर शुरू हुई थी कि कोविड के लिए कुछ मिनिस्टर्स को, मतलब जो भी मिनिस्टर हैं उनको कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट का कार्यभार दे दिया गया कि आप इन डिस्ट्रिक्ट में ध्यान दीजिए, है ना। तो किसी को होम दिया जाता है, किसी को होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाता। जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ योर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास मतलब ऑटोनॉमी होती है, बट जब ये चीज़ें होने लगती हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। दिस इज़ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये टॉपिक आपको ऐसे देखना है, ये टॉपिक आपको ऐसे नहीं देखना है। मतलब ये टॉपिक आप 2-3 तरीकों से देख सकते हो। लेट मी ब्रिंग दिस डायमेंशन। पहला तरीका ये देख सकते हो कि भाई देखो कितनी अच्छी गुड गवर्नेंस है, एक पॉजिटिव डायमेंशन में टॉपिक को देख सकते हो। दैट कर्नाटका के CM ने मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया है इन चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ पे मिनिस्टर्स को दे दिया कि भाई इनका ध्यान रखिए। जैसे कहा जाता है कि जैसे मान लो कि जो गांव गोद ले लेना है और ये सारी चीज़ें जो कराई गई थी, सांसद आदर्श ग्राम जो है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, वैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को एक वो लेंगे तो इससे गुड गवर्नेंस आएगा और ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी कुछ डायमेंशन है जब आप इस टॉपिक को देखते हो एक ब्रॉडर पिक्चर में पंचायती राज से लिंक करके। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूट जो है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उससे कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है वो कोलाइड करेगा, उससे टकराएगा। तो रीज़न बीइंग कि वो चीज़ें बात करती हैं कि नीचे से काम हो, डिसेंट्रलाइज हो, है ना। महात्मा गांधी का जो स्वराज था वो हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें, लेकिन ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ ये कदम हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से डिस्ट्रिक्ट और आपका पंचायत का जो ऑटोनॉमी है वो कम होती है, क्योंकि सेंटर से या आपका स्टेट से मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का चार्ज ले रहे हैं। तो ये सेकेंड ARC की जो रिपोर्ट्स हैं सिविल सर्विसेज और ये सारी चीज़ें उन्होंने बात की है, तो वहाँ पे ये पॉइंट भी हाईलाइट किया था कि इससे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं इसके फ़ायदे नुकसान सबको जो है, तो ये चीज़ें देख दाख के करनी चाहिए। तो उस तरीके से आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पब्लिक पॉलिसी भी पढ़ोगे तो पब्लिक पॉलिसी में बहुत सारे मॉडल ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, और वुडरो विल्सन की वजह से आप इतना तो जानते ही हैं कि जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज समथिंग जो आपका एग्जीक्यूटिव या
आपका काम किसका है? पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इज द वर्क ऑफ आपका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है और ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है दैट पब्लिक पॉलिसी में इंप्लीमेंटेशन में एक बॉटम अप अप्रोच होता है, जिसके अंदर आपके बहुत सारे ऐसे मॉडल होते हैं जैसे स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी मॉडल। तो वहाँ पे बात होती है कि स्ट्रीट जो ब्यूरोक्रेसी है दैट शुड हैव द प्रॉपर ऑटोनॉमी। लेकिन जब ये चीज़ें होती हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोनॉमी भी प्रभावित होती है। और अगर आप पंचायती राज वाली रिपोर्ट पढ़ोगे सेकेंड ARC का, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें होती हैं तो फिर पंचायती राज जो है वो साइडलाइन हो जाती हैं, अर्बन लोकल बॉडी साइडलाइन भी हो सकती हैं। तो क्योंकि वहाँ पे फिर ये चीज़ हो जाएगी कि कौन जनता का रियल रिप्रेजेंटेटिव है, सो दैट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से आप इसके एनालाइज कर सकते हो। देन वी हैव द 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, सो यू कैन गो थ्रू इट एज वेल। सिंपल सा एक टॉपिक है, ई गवर्नेंस में क्या करंट डेवलपमेंट चल रहे हैं, उसके लिए आप इन चीज़ों को रीड कर सकते हो। इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल रिवीजन टॉपिक है। ये टॉपिक दिसंबर 2021 का है, बट वी हैव कवर्ड इट अगेन रिवीजन के नाम पे। इसके अलावा फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क, फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क में आपको बहुत सारे रेड कलर्स देखने को मिल रहे हैं। रेड कलर इज नथिंग बट ये आपको ये दिखाने के लिए कि मैगजीन में कितनी स्टेट्स की भी बात है। सो स्टेट्स की बात बेसिकली मीन्स कि आप स्टेट PCS में भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, और स्टेट की बात बेसिकली मीन्स कि आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी चीज़ों को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, है ना। सो दैट्स वाई। और ये एक कंपेरेटिव एक एनालिसिस भी हो सकता है कि अलग अलग स्टेट की यहाँ पे हम ऑल इंडिया व्यू के तहत पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं, है ना। सो दैट इज देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आप समझो ये चीज़ कि गुजरात जस्टिस क्लॉक, तो गुजरात की जस्टिस क्लॉक क्या है? सिंपली एक क्लॉक है, एक मतलब जैसे आपको एयर पॉल्यूशन दिल्ली में दिखता है, सफ़र इनिशिएटिव है ना, और बाकी सारी चीज़ें हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें दिखता रहता है कि आज लेवल कैसा है पॉल्यूशन का। ऐसे ही यहाँ पे है कि कितने केसेस पेंडिंग हैं, क्या चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ट्रैकर, ये जल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ट्रैकर आप सिंपली गूगल पे भी सर्च करोगे तो यू विल गेट दिस थिंग। ये एक इनिशिएटिव है, एक आपका विधि लीगल पॉलिसी का एक इनिशिएटिव है, जहाँ पे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं, मतलब पेंडिंग है। तो ये जल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ट्रैकर में कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को आप हाईलाइट कर सकते हो, इसमें रीड कर सकते हो। इट विल हेल्प यू जब भी आप ये आपकी अलग GS की प्रिपरेशन में भी हेल्प कर सकता है ये आपका पोर्टल, बिकॉज आप कोई भी केस है, अगर है आपका कोई भी केस इन द सेंस कि कोई जैसे फॉर एग्जांपल जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास केस जाते हैं वो बहुत ही करंट अफेयर में रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जाती हैं। तो उस पर्टिकुलर केस की पूरी डिटेल्स के क्या क्या बोला कोर्ट ने, क्या ऑब्जर्व किया, न्यूज़ में तो थोड़ा बहुत आता है, लेकिन इस पोर्टल पर जाके आप उसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हो। दैट विल हेल्प यू इन योर एसेज एक्सेट्रा, क्योंकि वहाँ पे आपको डिटेल्ड चीज़ें आप इसमें रीड कर सकते हैं। तो कोई भी नॉर्मल कोई भी बिग टॉपिक जो न्यूज़ में आता है, कोई भी एक बड़ा बड़ा जो जजमेंट होती हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो आप यहाँ से रीड कर सकते हो, और क्या पेंडिंग है, क्या चल रहा है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा गोवा की केस स्टडी एक है। गोवा की केस स्टडी बेसिकली यहाँ पे बात यह है कि गोवा में इलेक्शन थे, तो इस पर आर्टिकल्स आए थे न्यूज़पेपर में बहुत सारे। एक आपको यहाँ पे टेक अवे ये समझना है दैट एक बात है एंटी डिफेक्शन लॉ की। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में जनरल प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से जो एग्जीक्यूटिव है वो सुप्रीम हो जाती है, और लेजिस्लेटर जो होते हैं अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि अगर वो अपोजिशन में जाएंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। समझ रहे हो? भावनाओं को समझो, बात को समझो कि फॉर एग्जाम्पल अगर यूपी का मैं रहने वाला हूँ, 403 सीट्स हैं, और अगर कोई एक कोई MLA है, सो अल्टीमेटली पहले तो ठीक है MLA के लिए वोटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट एंड में मान लो कि 300 सीट के साथ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी आ जाए, तो दैट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पर MLA की खुद की कोई इतनी वैल्यू नहीं रह जाती, बिकॉज दैट MLA इज नथिंग बट अ नंबर, क्योंकि 300 मेजॉरिटी इज ऑलरेडी देयर। सो दैट इज अगेन, तो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है कि लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ऊपर से रही बची कसर एंटी डिफेक्शन लॉ कर देता है। वीटो पावर जो आपके
विप होते हैं, विप वाला सिस्टम है, उससे भी कहीं ना कहीं लेजिस्लेटर जो इंडिविजुअल एमएलएज या एमपीज हैं उनकी वैल्यू कम होती है, बिकॉज विप अगर आ गया है तो आप अगेंस्ट में नहीं जा सकते। और रही बची कसर जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ पूरी कर देता है, जहां पे फिर उसके बाद कुछ नहीं रह जाता एमपी एमएलए के हाथ में, बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव टू गो विद द पार्टी लाइन। अगर अपोजिशन या कुछ और बोलेंगे तो वहां पे इतना वेग एंटी डिफेक्शन लॉ में लिखा गया है कि अगर कोई भी मतलब अपोजिशन में कोई दूसरी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन शो नहीं कर रहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो फिर उसका क्या कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा वहां से। तो दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। लेकिन ये तो हम बात करते ही हैं, लेकिन गोवा में इसका उल्टा चलता है। गोवा का जो बेसिक सिंपल सा आप ये समझो कि गोवा में के जो गोवा के एमएलएज हैं दे आर मोर पावरफुल देन द पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फैमिलीज हैं, जो कुछ बड़ी फैमिली हैं, 9-10 फैमिली, उन्हीं के बहुत सारे उन्हीं की फैमिली से रिलेटेड लोग जो हैं वो एमएलएज बन जाते हैं और पावर में आ जाते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम दैट द सेकंड प्रॉब्लम इज कि कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी छोटी हैं गोवा की, सो दैट्स वाई कम लोग हैं। इन्फ्लुएंस जो है वो एक मतलब कह सकते हो कि जो वोट बैंक है वो पार्टी से ज्यादा कुछ इंडिविजुअल का एक फिक्स हो रखा है कि छोटी जगह है, कम लोग हैं, सारे के सारे पड़ोसी हैं एक तरीके से, और कुछ फैमिलीज हैं और वो फैमिलीज उन लोगों पर अपना इन्फ्लुएंस रखती हैं। तो क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो हम देख रहे थे, नॉर्मल सिनेरियो देख रहे थे कि पार्टीज या जो ओवरऑल एग्जीक्यूटिव है वो पावरफुल हो जाती है और एमएलए एमपी की कोई वैल्यू नहीं रहती। गोवा के केस में ऐसा नहीं है। गोवा में क्या है कि एमपी एमएलए की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि दे कैन स्विच द पार्टीज। तो यहाँ पे क्या है, एडीआर ने ये भी बोला, एडीआर की रिपोर्ट ये बोलती है कि 67-70% एमएलए एमपीज एमएलए जो है उन्होंने पार्टी स्विच कर दी है ना। सो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर मोर पावरफुल देन द पार्टी इटसेल्फ। पार्टी वगैरह कुछ इतना महत्व नहीं रखती क्योंकि लोग इतने वो मतलब लोगों का ही अपना एक दबदबा है बिकॉज ऑफ द फैमिली काइंड ऑफ थिंग, कि सबकी अलग अलग जो फैमिलीज हैं, फीडम वगैरह है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सीन के वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी हैं। तो इस तरीके से आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी केस स्टडी की तरह जब आप बात करते हो एंटी डिफेक्शन लॉ की, तो अपोजिशन का भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट एंगल में चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड एक्सट्रीम। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था, वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो यहाँ पे आर्टिकल में आई थी। तो 3-4 जजमेंट हैं जिसमें ये कहा गया है कि फ्री इलेक्शन आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, किसी में ये कहा गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और एक और जजमेंट थी उसमें ये कहा गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर इम्पॉर्टेंट फॉर द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो एक फाउंडेशन बनते हैं डेमोक्रेसी का, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बनते हैं। तो ये 3 जजमेंट हैं जो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के फॉर्म में कवर की हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यूपीएससी ने इसी साल 2021 का जो मेंस हुआ है अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में कौन कौन सी जजमेंट आई हैं उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था GS2 में। तो आप कहीं ना कहीं नज़र रखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन और बाकी सारी चीज़ों पर भी कि कहीं ना कहीं वो कहीं पर भी आ सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र 12 MP सस्पेंशन, तो हमने पहले भी देखा था कि कुछ नॉट MPs MLAs, ओके, सो आई पार्डन फॉर दिस। तो MPs MLA, यहाँ पे MLA की बात है तो यहाँ पे सस्पेंड हो गए, जिसको यहाँ पे मना कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। बट द थिंग इज कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है अगेन एंड अगेन, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन और डेमोक्रेसी और डिसिप्लिन और थिंकर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप इन चीज़ों में पढ़ सकते हो कि कैसे डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट इन सो फार एज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली की जो है, दिल्ली के अंदर EFIR सिस्टम आया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज सेकेंड ARC जो है, सेकेंड ARC ने ये चीज़ें बोली हैं लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में कि हमें FIR को EFIR बनाना चाहिए सो दैट मोर पीपल कैन ईजिली एक्सेस। सो एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ाई जाए FIR सिस्टम की, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन की। सो दैट्स व्हाई वी नीड EFIR। और दिल्ली में ये चीज़ पहले से थी, अब क्या है इसके जो इसका स्कोप है उसको एक्सपेंड किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द सिग्निफिकेंट इश्यूज, तो यहाँ पे बात है कुछ वैल्यूज़ जो सर्विसेज में होती हैं। एंड देन इंटरनेशनल केस स्टडीज़, तो यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिकल्स कवर किए थे
लेट मी शो यू दोज आर्टिकल्स। तो ये स्क्रीनशॉट हैं आपके पास, तो इन आर्टिकल्स को लिया गया है कुछ रिसर्च पेपर वगैरह से। तो अलग अलग यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल बैरोमीटर ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो बेल्जियम जो है तो यहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस यूजर्स, तो इसलिए बेल्जियम में काम हो रहा है। ऐसे ही क्वालिटी के लिए मैनेजिंग क्वालिटी, सो देयर इज अ मूव इन द जर्मन फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड सर्विस ओरिएंटेशन, तो यहाँ पे मैनेजिंग क्वालिटी, इसलिए जर्मन में भी कुछ हो रहा है। ठीक है, बुडापेस्ट जो आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। क्वालिटी कस्टमर सर्विस, तो 1997 में आयरिश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था क्वालिटी कस्टमर सर्विस इनिशिएटिव एंड पब्लिश सेट ऑफ प्रिंसिपल्स टू गवर्न क्वालिटी सर्विस डिलीवरी। तो QSD जो हम पढ़ते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, आपके GS4 में भी ये चीज़ एथिक्स में भी लिखी हुई है। सो दैट क्वालिटी कस्टमर सर्विस इज देयर इन द आयरिश गवर्नमेंट सिंस 1997। सो इस तरीके से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। टैक्स पेयर ऑम्ब्यूड्समैन, तो अभी अभी इंडिया में भी कुछ टाइम पहले टैक्स पेयर का चार्टर आया था। सो ऐसे ही टैक्स पेयर ऑम्ब्यूड्समैन कहाँ है, ये आपको देखने को मिलता है पोर्टुगल में। सो ऐसे आपको कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये चीज़ें हेल्प करेंगी, और आपको आपके आंसर्स में जब आप वे फॉरवर्ड लिखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चीज़ टैक्स पेयर्स के बारे में आप लिख रहे हो, तो यू कैन मेंशन कि भाई पोर्टुगल में टैक्स पेयर ऑम्ब्यूड्समैन है, इंडिया शुड थिंक ऑन दीज लाइन्स। तो इस तरीके से आप इनको आपके आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। तो ये सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा और भी है, जैसे लेस ब्यूरोक्रेसी, तो कैसे ब्यूरोक्रेसी को कम किया जाए, तो यहाँ पे चेक रिपब्लिक में बात हुई थी। तो दिस इज इट फॉर द डे। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स विद रेस्पेक्ट टू दीज आर्टिकल्स। तो यू कैन डाउनलोड द मैगजीन, यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल पपेटपीडिया। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिस इज इट एंड दिस इज मी साइनिंग ऑफ, एंड थैंक्स एंड टेक केयर, बाय बाय।